हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। और मेरा नाम है अनमोल निधि। हम आपको जो है सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं और हम लोगों ने एक समाजशास्त्र की जो सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये आपके पीजीटी के लिए नेट जेआरएफ है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए एक बेस तैयार करती है। और पीजीटी में काफ़ी क्वेश्चंस जो मैंने वीडियो बनाई हैं इसमें से आते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी आपकी इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं आपके बीए एमए के, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, हम इससे पहले की वीडियो में हमने संस्था का पहला पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, संस्था के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा संस्था के बारे में। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशंस देखी थी, फिर समाज और है ना, काफ़ी जिन भी लोगों ने संस्था के बारे में जो भी अपने विचार दिए थे उसके बारे में पढ़ा था। एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस की संस्था का विकास कैसे कैसे होता है उसका क्रम पढ़ा है हमने। लास्ट हमने देखा था कि हैमिल्टन ने क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा था जो संस्था होती है वो रीति रिवाजों का एक गुच्छा होती है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं तभी नहीं वो समाज जो है वो स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई सारे नियम बन जाते हैं, फिर इनको ही बाद में संस्था कहा जाने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हैमिल्टन ने एक डेफिनेशन दे दी है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हमने विशेषताएं देखी थी कि संस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और आज की वीडियो में हम संस्था के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है आपका कि संस्था मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा का निर्धारण करती है ना, यानी कि प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर ही होता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। जैसे कि आपकी विवाह संस्था है या शिक्षण संस्था है। ठीक है, विवाह संस्था हो गया या फिर जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं आपके, है ना, और जो आपका परिवार है ना, परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी है। अगर हम इसको एज अ होल देखते हैं, सदस्यों की संख्या के आधार पर देखते हैं तो परिवार एक समिति है। वहीं अगर कार्य प्रणालियों के आधार पर देखेंगे तो परिवार एक संस्था है। ठीक है, तो ये मनुष्यों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो संस्था होती है वो व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाती है ना, यानी कि संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या कार्य करना है अथवा उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए, है ना। मतलब समिति होती है, समिति में जो कार्य करने के तरीके होते हैं उसको ही संस्था कहते हैं। तो जो संस्था होती है वो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए एक दिशा दे देती है कि आपको क्या कार्य करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, इस प्रकार जो संस्था है वो कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है। ठीक है, तो ये व्यक्ति के कार्यों को क्या बना देती है, सरल बना देती है। कैसे, उसको एक तरीका बता के कि आपको क्या काम कैसे करना है ना, एक डायरेक्शन दे देती है। नेक्स्ट है व्यवहारों में एक रूपता लाने का काम करती है। देखो, संस्था का संबंध जो है एक निश्चित कार्य प्रणाली, नियम एवं जो परंपराएं होती हैं उनसे होता है ना। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। वही जो भी नियम होते हैं सोसाइटी में, जो परंपराएं होती हैं, उन्हीं से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तथा उनके व्यवहारों में अनुरूपता, तब जो है उनके जो व्यवहार है उनमें अनुरूपता और समानता आ ही जाती है। मतलब हमारे समाज में मान लो, ठीक है, अलग अलग धर्मों में क्या है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ नियम हैं हर एक धर्म के, है ना। मतलब हर एक समाज के अपने खुद के एक नियम बनाए हुए हैं और उन्हीं के अनुरूप उस धर्म को या उस समाज को मानने वाले लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, हमारे अपने अपने सबके नियम है कि हाँ ठीक है भाई, पूजा पाठ करना है और विवाह का ये तरीका है, हिंदुओं में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है। तो ये क्या है भाई, जो विवाह के तरीके अलग अलग हैं सब में। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है कि जो एक हर एक जो धर्म है उसमें एक पर्टिकुलर तरीका बता दिया गया है, तो उस धर्म को मानने वाला हर एक व्यक्ति क्या करता है, उसी तरीके को अपनाता है। तो इससे क्या हो रहा है, व्यक्ति के व्यवहारों में एक रूपता आ रही है, समानता आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है समाज में नियंत्रण लेके आता है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करने का काम करती है संस्था। कैसे, जो संस्थाएं होती हैं वो सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन होती हैं, है ना। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा अथवा व्यवहार का एक तरीका निश्चित करके
उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि व्यक्ति के कार्य को क्या है, निर्देशित करने का काम करती हैं संस्थाएं। परिवार और जाति नामक संस्थाएं, है ना, आपका परिवार भी एक संस्था है, जाति भी एक संस्था है, ठीक है। जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। भाई परिवार में हमें बताया जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, भाई नातेदारी संबंध है कि ये भाई है, ये बहन है ना। तो इस तरीके से हमारे व्यवहार को क्या है, नियंत्रित किया जाता है। नातेदारी व्यवस्था का बेसिकली यही रीज़न है कि वो हमें ये बताती है कि किन से हम विवाह कर सकते हैं और किन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो जाति व्यवस्था है वो हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करने का काम करती हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो संस्थाएं होती हैं वो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति की वाहक होती हैं। ये हमने पढ़ा भी था, है ना। संस्था जो होती हैं वो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में संस्कृति, यानी जो हमारा कल्चर है उसको पहुँचाती हैं, ठीक है। भाई हम लोग वही सब चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे मम्मी पापा करते हैं, है ना। हमारे मम्मी पापा वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो उनके मम्मी पापा यानी कि हमारी दादी दादा ने करी, है ना। यानी कि जो हमारी पीढ़ियाँ जो चीज़ों को फॉलो करती थी, जिन संस्कृति को मानती थी, उसी संस्कृति का उन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया है और वही हम भी मान रहे हैं। और हम अपनी आगे आने, भाई हमारे बच्चे होंगे, है ना, तो क्या होगा, हम अपनी जो संस्कृति है उन्हें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करेंगे, हम उन्हें चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भाई परिवार क्या है, परिवार संस्था है। तो ये परिवार एक से दूसरे को संस्कृति को हस्तांतरित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। भाई परिवार में ही तो है, मम्मी पापा है, मम्मी पापा से हमने सीखा, हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। तो ये क्या, ये संस्था जो होती है वो संस्कृति की वाहक होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति को हस्तांतरित करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसमें मान सकते हैं कि परिवार जो है एक ऐसी संस्था है जो संस्कृति के हस्तांतरण का प्रमुख साधन है, ठीक है। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है। संस्था व्यक्ति को एक स्थिति या परिस्थिति, जिसे हम क्या बोलते हैं, पद। परिस्थिति का मतलब समाज में जो व्यक्ति का पद होता है, तो संस्था व्यक्ति को पद प्रदान करने और उससे संबंधित कार्य करने का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। पद और उसके अनुरूप कार्य करना क्या कहलाता है, भूमिका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझो इसको। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और एक स्त्री को पत्नी की परिस्थिति दे दी जाती है ना, कि भाई ये पुरुष है, ये पति है, और ये स्त्री है, ये पत्नी है उसकी। और इससे संबंधित कार्य जो हैं वो भी निर्धारित कर दिए जाते हैं कि हाँ, परिवार को मैनेज करना इन दोनों का काम है, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करना इनका काम है। तो इस तरीके से उनको उनके जो है पद दे दी जाती हैं और उससे संबंधित उन्हें कार्य बता दिए जाते हैं संस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं। जो संस्थाएं होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, रूढ़िवादी होती है ना भाई। मतलब उनमें जल्दी से बदलाव नहीं आता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है जल्दी। लेकिन परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदल जाती हैं, है ना भाई। पहले विवाह के तरीके अलग थे, लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, अब विवाह का तरीका भी अलग हो गया है ना भाई। अब क्या, पहले बहुत कह सकते हैं भाई उसमें रीति रिवाज बहुत सारी चीज़ें ऐड थी। अब धीरे धीरे क्या सोसाइटी बदल रही है। कई बार इंसान कोर्ट मैरिज कर लेता है, कई बार बहुत जल्दी में शादी होती, पंडित मंत्र भी आराम, मतलब उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखा होगा वो जल्दी पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत पहले लोग बैठ के पंगत में खाना खाते थे, अब खड़े होकर खाना खाते हैं शादी में। तो ये क्या है, समाज में परिवर्तन भी हो रहा है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, वैसे ही संस्था की जो कह सकते हैं प्रकृति है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का भी प्रयत्न किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है। ओके, तो ये कुछ महत्व हैं संस्था के। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है स्लाइड, संस्था का वर्गीकरण। ये बच्चों 1-2 बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि मर्टन है, आर.के. मर्टन, इन्होंने संस्था को 2 भागों में बांटा है, कार्यों के आधार पर बांटा है, एक प्रकट और दूसरा अप्रकट, ठीक है। वहीं जो समनर हैं, इन्होंने भी संस्था को कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। एक ऐसी संस्था जो स्वनिर्मित होती है और दूसरी जिसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। क्रिसीव और एंड इनेक्टेड, ठीक है। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नोट करा था, ठीक है।
यानी कि स्वनिर्मित संस्थाएं होती हैं और एक होती हैं निर्मित, जिन्हें बनाया गया हो। थर्ड है, बेलार्ड ने संस्था को 2 भागों में बांटा है, एक मूलभूत संस्था और सहायक संस्था। ठीक है, बेसिक और सब्सिडियरी। ओके, ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि रह गई थी पिछली वीडियो में, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी हैं। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं संस्था के बारे में जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला है, पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व कहा है। प्राथमिक संस्थाएं जैसे जो परिवार वगैरह है वो प्राथमिक संस्थाएं, और द्वितीयक संस्थाओं में जो बाहर जा कर के हम जिन जगहों पे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनको द्वितीयक संस्था मान सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्राथमिक संस्थाओं को द्वितीयक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व माना है। ठीक है, क्योंकि हम प्राथमिक संस्थाओं से बहुत सी चीज़ें सीख के जाते हैं, वही हम द्वितीयक संस्थाओं में हमारे काम में आती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा किसने कहा है? पार्सन्स ने कहा है। ठीक है, पूछा जाता है कई बार पीजीटी के एग्ज़ाम्स में, है ना, क्योंकि उसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गॉफमैन के बारे में। गॉफमैन जो है उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन की बात करी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण संस्थान के बारे में किसने बात की है, ये अवधारणा किसने दी है, तो ये है हमारे गॉफमैन, है ना। इन्होंने जेल, आश्रम और पागल खाने को संपूर्ण संस्था का उदाहरण माना है। कुछ लोग हॉस्टल को भी संस्था मानते हैं। वहीं नेक्स्ट है हमारा समनर। समनर ने संस्था को सुपर फॉगवेज कहा है। ठीक है, विभाग को सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सुपर फॉगवेज किसने कहा है संस्था को? समनर ने कहा है। ठीक है, विभाग को सर्वप्रथम संस्था मेलोनोवस्की ने माना है। जो विवाह हम लोग पढ़ रहे हैं ना इतनी देर से कि विवाह जो है वो संस्था है, तो किसने माना है सबसे पहले उसको? मेलोनोवस्की ने। उन्होंने बताया कि विवाह एक संस्था कैसे है, और दुर्खीम ने भी उनका समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मैकाइवर तथा पेज एवं जिन्सबर्ग ने विधि विधानों, कार्यप्रणालियों एवं नियमों के स्वरूप को ही संस्था माना है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और यही चीज़ इन्होंने भी बोली है। जो भी विधि विधान होते हैं यानी कि जो नियम हैं, कार्यप्रणालियाँ हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपके संस्था के बारे में कवर हो गए हैं, और मेरे हिसाब से मैंने इसमें जो पूरी वीडियो है उसमें कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है ऐसा जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपका इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे सामाजिक समूह के बारे में, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, तो उसको हम जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और आप उसको देख सकते हैं। उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, पार्ट 2 अब अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, उसमें जो चीज़ें रह गई थी सामाजिक समूह के बारे में बताने के लिए, उनको सेकंड वीडियो में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ये संपूर्ण अध्ययन वाली, तब इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो सामाजिक समूह की मिल जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो वीडियो आएगी। एंड आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम्स की, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उनको डिस्कस करो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। कॉलेज आओ, कॉलेज में मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा और पता चल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।